जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। प्रचंड भारत न्यूज पर आज हम बात करेंगे कि नेपाल जल रहा है, नेपाल का संसद भवन जल रहा है, नेपाल का राष्ट्रपति भवन जल रहा है, नेपाल के मंत्रियों का घर जल रहा है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, नेपाल के जो जजेस हैं उनका घर जल रहा है, नेपाल के मंत्रियों का घर जल रहा है। पूरा नेपाल आगमय हो गया है। 2008 में, आज से 17 साल पहले, जब नेपाल में राजशाही गई थी और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उस समय माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। अब जब हमारा पड़ोसी नेपाल जल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? 2021 में अफगानिस्तान जल रहा था, 2022 में पाकिस्तान जल रहा था, 2023 में श्रीलंका जल रहा था और 2024 में बांग्लादेश जल रहा था, 2025 में नेपाल जल रहा है। हमें क्या करना चाहिए? भारत को इन सब से क्या सीखना चाहिए? हम बात करेंगे कि आज भारत में सबसे ज़्यादा माओवादी हैं और नक्सली हैं, एनजीओज हैं, वामपंथी हैं, विदेशी फंडिंग भारत में हो रही है, सबसे ज़्यादा जमाती लोग भारत में हैं, सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में हैं, सबसे ज़्यादा जासूस भारत में हैं, सबसे ज़्यादा गद्दार लोग भारत में हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू कन्वर्टेड भारत में हैं और सबसे ज़्यादा बेनामी लेन देन वाले भारत में हैं और सबसे ज़्यादा एनजीओज जो भारत में काम कर रहे हैं, जो विदेशी फंडिंग हो रही है। अगर कोई चाइना से एनजीओज ऑपरेट हो रहा है, वो चाइना से उसकी फंडिंग हो रही है, तो वो चाइना का अपना सिगुफा चला रहा है और चाइना की बातें कर रहा है। चाइना जो चाहता है वो लोग यहाँ वही बात करते हैं। और जो एनजीओ अमेरिका से ऑपरेटेड है, वो अमेरिका की बात कर रहा है। क्यों? कि अमेरिका से जो पैसा ले रहा है, जो बेनामी संपत्ति ले रहा है, वहां से जो आ रहा है, अब वो यहां अपना अमेरिका की से ऑपरेटेड जो उसकी पॉलिसीज हैं, वो यहां उसको प्रमोट करने में लगा हुआ है। जो अरब, जो खाड़ी देश हैं, उनसे जो एनजीओ जो पैसा ले रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को वक्त रहते सावधान हो जाना चाहिए इन एनजीओ से, और इन एनजीओ को बंद करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत पर एक बहुत बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा है। इसे सरकार और सरकारों को, भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, उनको बंद करना होगा। भारत की सबसे बड़ी सीमा अगर किसी की है तो वो बांग्लादेश की है, 4100 किलोमीटर के आसपास है। अगर चीन की बात करूं तो 3500 किलोमीटर के आसपास उसकी हमारी सीमा है, और पाकिस्तान के साथ 3300 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के आसपास है, और म्यांमार 1650 किलोमीटर, भूटान के साथ 700 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे कम अगर किसी की सीमा रेखा है वो है अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर। अब मैं अगर कहूँ तो आज से कम 700-800 साल पहले जब वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ, 20 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची दीवार बनाई गई। अब अगर मैं भारत को कहूं तो भारत ऐसा निर्माण क्यों नहीं कर रहा है? अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पीओके, भारत चाहता है कि हमें पीओके को वापस लेना है, इसलिए हम चाइना वॉल की तरह हम पाकिस्तान के साथ वहां दीवार नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए हर साल फेंसिंग पर भारतीय सेना और भारत की सरकार खर्च कर रही है? वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहा है। कि जो टैक्स और गाड़ी कमाई है, उस पैसे से वो जो फेंसिंग में जो पैसा लगाया जा रहा है, हर साल बरसात और जब बर्फबारी होती है वो गिर जाती है। क्यों ना हमको अस्थायी रूप से किसी फेंसिंग का निर्माण करना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बांग्लादेश के साथ हमें क्यों नहीं चाइना वॉल के जैसे, हमारी टोटल सीमा कितनी है? 15,000 किलोमीटर, और चाइना की सीमा कितनी है? टोटल 21,000 किलोमीटर। हमारी जो सीमा रेखा है वो कहीं चीन से बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हम एक साल में नहीं, 15 सालों में ये काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमें दुनियादारी छोड़ करके भारत की जो सीमाएं हैं उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा है
उस पर हमें दीवार बनाना पड़ेगा और दीवार के साथ साथ हमें वहां पर हर 500-400 मीटर पर संतरी पोस्ट होते हैं वो बनाने पड़ेंगे और उस संतरी पोस्ट के साथ साथ हमें हाइलोजन लाइट यानी जो सिक्योरिटी लाइट है वो लगाने पड़ेंगे, हमें सेंसर लगाना पड़ेगा और दीवारों के साथ साथ हमें डिस्प्ले बोर्ड लगाना पड़ेगा कि अगर इतने मीटर के बाद हमें कोई दिखाई दिया तो उसे मार दिया जाएगा, उस पर गोली चला दी जाएगी। अभी तक जो सीमा सुरक्षा बल है, जो बांग्लादेश सीमा पर तैनात है, भारी संख्या में सीमा सुरक्षा बल तैनात है, एसएसबी तैनात है, असम राइफल तैनात है, लेकिन इन सब सुरक्षा बलों को सिर्फ और सिर्फ डंडा, लाठी, रबड़ की गोलियां चलाने की छूट दी गई है। लेकिन मैं आप सभी से कहूं तो 2012 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो नॉन लेथल ट्रीटी पर जो साइन हुई थी बांग्लादेश और भारत के बीच, उसे अब वापस लेना होगा। क्यों कि अगर देश को सुरक्षित करना है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना है, रोहिंग्या रोकना है, तो हमें बांग्लादेश के साथ साथ जो सीमा है उसे मजबूत करना होगा और वॉल ऑफ चाइना के तर्ज पर हमें भी दीवार बनानी पड़ेगी। कम से कम 20 से 30 फीट की दीवार तो हमें बनानी पड़ेगी और भ्रष्टाचार मुक्त दीवार बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार से बिल्डिंगें, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी दीवारें और सरकारी बाउंड्रीज बनाई जा रही है, सरकारी काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से ब्रिजेस गिर रहे हैं, बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं, उस प्रकार से भ्रष्टाचार में जो लिप्त जो लोग हैं, अगर उन्हें यह ठेका दिया जाएगा तो इसी प्रकार बनाएंगे कि दीवार भी 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद गिर जाए। इसलिए हमारे देश की सरकार को अब विजनरी दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा को आगे बढ़ाना होगा। बात करता हूं नेपाल के युवा सड़कों पर क्यों हैं? क्यों नेपाल का युवा सड़कों पर उतर करके केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल के उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं भारत को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। जब आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? यदि बेरोजगारी को अगर आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अपनी बात कहने का एक साधन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा या देश के लोग, किसी भी देश के लोग आज हम देख रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, एक तो मनोरंजन का साधन सोशल मीडिया है और दूसरा अपना कम्युनिकेशन का एक साधन है। अब जब नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हालांकि वहाँ के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, हम तो अभी तक सुनते आए कि भ्रष्टाचार नेपाल में नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नेपाल में हो रहा है, सरकार जनहित का काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित होकर के जो फैसले ले रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, वो हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो माओवादी ताकतें हैं वो नेपाल के अंदर बढ़ रही हैं, इस वजह से वहाँ के जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। अब वहाँ पर लग रहा है कि हिंदूवादी संगठन यानी हिंदूवादी सरकार बनाने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जल्द ही वहाँ की सरकार को और वहाँ की सेना को फैसला लेना होगा। हालांकि सुनने में यह आया है कि नेपाल की सेना ने ये कहा है कि अब जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो अपने अपने घरों को जाएं, तोड़फोड़ न मचाएं, सरकारी संपत्तियों को न जलाएं, नहीं तो उनके खिलाफ नेपाल की सेना एक्शन लेने वाली है। हमने देखा आज कि जिस प्रकार से नेपाल की सड़कों पर, वो चाहे काठमांडू राजधानी हो, वहाँ हमने देखा कि जो एमपीवी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल जो भारत द्वारा निर्मित हमने देखा, अशोक लीलैंड स्टेलियन जो एलएस बोलते हैं, वो सब गाड़ियां और जिस पर सैनिक बंदूक और राइफल के साथ तैनात थे और बुलेट प्रूफ पटका और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हमने देखा जिस प्रकार से वहां की सेना और तमाम सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां निकली। उससे ये लगता है कि हो सकता है कि अगर बात नहीं बनी तो वहां की जनता में और वहां की जो सुरक्षा उनके बीच में टकराव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि नेपाल की स्थिति किस प्रकार से सुधरती है और कौन वहां का प्रधानमंत्री बनता है। अब देखना यह होगा कि इस समय में भारत किस प्रकार से ऐसा अपना रोल अदा करता है। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।